हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। थैंक यू बिहारी फॉर रीजॉइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियर लेवल। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रात को जैसे ही काम करके रोजी अपने ऑफिस से बाहर निकलती है, सॉन्गमिन उसको पकड़ लेती है। सॉन्गमिन बोल रही होती है, तुम उस कमीने सूचन की वाइफ हो ना? चलो फटाफट से बताओ कि आखिर वो कहाँ पे है। रोजी सोच रही होती है ये ना सूचन की दुश्मन लग रही है, मैं इसको सूचन के बारे में कुछ नहीं बता सकती। रोजी बोल रही होती है मैं सूचन को नहीं जानती, प्लीज मेरे को छोड़ दो। सॉन्गमिन बोल रही होती है अच्छा तो तुम यहाँ पे अपनी होशियारी दिखा रही हो, लगता है कि पिल खाने के बाद ना तुम सच बोलोगी। रोजी बोल रही होती है आखिर तुमने मेरे को क्या खिला दिया। सॉन्गमिन बोल रही होती है ये एक स्लो पॉइजन है जो कि तुम्हें धीरे धीरे एक बहुत ही दर्दनाक मौत देगा। 3 दिन बाद अपने पूरे परिवार को लेकर सिटी स्क्वायर पे आ जाना। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें अपने घुटनों पे आके ये बोलना है कि तुम्हारी मैंग फैमिली ना हमारी सॉन्ग फैमिली की गुलामी करेगी। अगर तुम ये काम कर देती हो तुम बच जाओगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करती ना तो एक एक करके तुम्हारे पूरे के पूरे खानदानों को खत्म कर दिया जाएगा। और तुम्हें खत्म करने से पहले मैं तुम्हारी वो हालत करूंगी ना कि तुम्हें इस पूरे के पूरे सिटी में कोई भीख नहीं देगा। देखो अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है कि तुम ऐसे कहीं दूर चली जाओगी तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि जिस टाइम मैंने तुम्हें शहर दूर जाते हुए देख लिया ना, मैं तुम्हारे ड्रीम ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। याद रखना अगर तुमने फिर से होशियारी करने का ट्राई करा ना तो तुम्हारे साथ में वो होगा जो कि तुमने सोच भी रखा होगा। ये बोलते हुए सॉन्गमिन वहाँ चली आती है। वहीं रोजी सोच रही होती है आखिर अभी ये क्या हुआ। सॉन्गमिन के पास में आते हुए उसके अंकल बोल रहे होते हैं मिस आखिर हम मैंग फैमिली वालों को मार क्यों देते, आप मेरे को ऑर्डर तो दीजिए, मैं कुछ सेकंड के अंदर ही ना इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को लाल कर दूंगा। सॉन्गमिन बोल रही होती है नहीं अंकल रैन, इन कमीनों को ना हम इतनी आसान मौत नहीं दे सकते। इन लोगों की वजह से मैंने अपने डैड को खोया है, अगर इनके पैदा होने में मैंने इन लोगों को रिग्रेट नहीं करवा दिया ना तो मेरा नाम भी सॉन्गमिन नहीं। वही खड़े होते हुए रोजी बोल रही होती है मेरे को ना सूचन को बताना होगा, इस वक्त सिर्फ वही है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है। लेकिन जब वो सूचन को कॉल करती है तो उसका कॉल लग नहीं रहा होता, और वो देखती है कि उसको सूचन की तरफ से मैसेज आया होता है कि वो कुछ दिनों तक कॉल पिक नहीं कर सकता क्योंकि वो सिटी से दूर जा रहा है। रोजी सोच रही होती है क्या वो शहर में नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सूचन को जो कि रूरू का इलाज कर रहा होता है। सूचन बोल रहा होता है मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया है कि तुम ओवर ट्रेनिंग मत किया करो, ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से तुमने अपने मेडियंस को ना काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, और वह जो मैं इलाज कर रहा हूँ ना उसमें इतना दर्द भी नहीं होता इतना कि तुम चिल्ला रही हो। रूरू बोल रही होती है अब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, सच में आप तो एक बहुत ही कमाल के डिवाइन डॉक्टर हो। वैसे मुझे ना आपसे एक चीज पूछनी थी। सूचन बोल रहा होता है हाँ बोलो ना क्या हुआ। रूरू बोल रही होती है प्लीज मेरे को अपना डिसाइबल बना लीजिए। सूचन बोल रहा होता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मास्टर बन जाऊं। सूचन सोच रहा होता है वैसे अगर देखा है तो ये लड़की ना बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन मेरे पास भी तो करने के लिए बहुत सारे काम है। मेरे को तो ये तक नहीं पता कि आखिर मैं इस शहर के अंदर कितने दिन तक हूँ, और जिनसे मैं रिवेंज लेने वाला हूँ ना वो लोग बहुत ही पावरफुल लोग हैं। मैं किसी भी आम इंसान को उन लोगों के साथ में इन्वॉल्व नहीं कर सकता। सूचन बोल रहा होता है नहीं मैं फिलहाल के लिए किसी भी डिसेबल को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। रूरू बोल रही होती है लेकिन डॉक्टर से मैं आपकी हर एक बात मानूंगी। सूचन बोल रहा होता है नहीं अभी मैं ये काम नहीं कर सकता। रूरू बोल रही होती है चलिए कोई बात नहीं, कम से कम अगर मेरी कल्टीवेशन में दिक्कत आएगी उसको तो आप सोल्व करोगे ना, और ये काम मैं आपको फ्री में करने के लिए नहीं बोल रही, मैं ना आपको इस तरीके से कंपनसेट करूंगी। ये बोलते हुए अपने पास से एक वुडन बॉक्स को बाहर निकालती है। सूचन बोल रहा होते इसके तरह से तो बहुत ही कमाल की स्पेशलिटी बाहर निकल रही है, चलो बताओ मेरे को तुम्हारे लिए क्या करना है। रूरू बोल रही होती है ये ना कैपिटल की जुई फैमिली ने भेजा था। जुई फैमिली के जो फैमिली है ना जुई रोंग, उनकी तबीयत काफी खराब है, और जितने भी आसपास के फेमस डॉक्टर है वो उन सभी को अप्रोच कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा था आपसे बात करने के लिए। सूचन बोल रहा होता है ये आइटम ना बहुत ही कमाल का है, पर मुझे यहाँ पे ना एक चीज समझ में नहीं आ रही, जब तुमने मेरे को कॉल किया था तब तुमने वो था कि मेरे को अपना फोन स्विच ऑफ रखना होगा, आखिर तुमने फोन को ऑफ क्यों करवाया। रूरू बोल रही होती है माफ करेगा लेकिन ये तो मुझे भी नहीं पता, ये काम करने के लिए ना मेरे को जुई फैमिली के लोगों ने कहा था, सिर्फ और सिर्फ हमें ही नहीं वहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं ना उन सभी को उनका फोन ऑफ रखने के लिए कहा गया है। सूचन बोल रहा होता है अब जबकि उन लोगों ने मेरे को बुलाने के लिए इतना कमाल का गिफ्ट भेजा है तो फिर आगे मना कैसे कर सकता हूँ। आगे हम देखते वो लोग कैपिटल आ गए होते हैं। जुईशान बोल रहा होता है आप लोग का यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, मेरे ग्रैंडपा ना अंदर है, अभी ग्रैंडपा का इलाज ना डिवाइन डॉक्टर तेन जियांग कर रहे हैं जो कि डॉक्टर ली के बराबर के डिवाइन डॉक्टर है। टेंग जियांग बोल रहा होता है किसने कहा कि वो डॉक्टर लियो में बराबर के डॉक्टर है। लास्ट कंपटीशन के अंदर ना मैंने उसको बहुत ही बुरी तरीके से हराया था, और उससे प्रूव हो गया था कि हम दोनों में ना बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। मेरे को तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप लोगों ने डॉक्टर ली के रिकमेंडेड डॉक्टर को यहाँ पे कैसे भेज दिया। सूचन सोच रहा होता है देख के लग रहा है कि ये बंदा ना डॉक्टर ली को काफी टाइम से जानता है। रूरू बोल रही होती है आपको पता है इनकी डॉक्टर ली की ना बिल्कुल भी नहीं बनती,
हमारे तेलंगाना प्रोविंस के अंदर ना हर 10 साल में एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन के अंदर जितने भी फेमस डॉक्टर अल्केमिस्ट होते हैं ना वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने डॉक्टर ली के इंग्रेडिएंट्स में ना हेराफेरी कर दी थी, इसी वजह से वो बहुत ही बुरी तरीके से हार गए। इनकी करी गई चीटिंग की वजह से ना बहुत ही बड़ा सीन भी क्रिएट हुआ था। सू चैन सोच रहा होता था ये इसी वजह से डॉक्टर ली के ऊपर इतना चिढ़ रहा है। तैन जियोंग बोल रहा होता है तुम लोगों को क्या लगता है, क्या मैं तो तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही? चीटिंग मैं नहीं करी थी और डॉक्टर ली ना बहुत ही बेकार डॉक्टर है। वहीं रूरू सोच रही होती है लगता है कि मैं ना कुछ ज्यादा जोर से बोल दिया। टैंग जियोंग बोल रहा होता है मैं इलाज कर रहा हूँ तो इसी वजह से अपना मुंह बंद रखो, फिलहाल मुझे इलाज के ऊपर फोकस करने दो। तभी उसका हाथ रोकते हुए सूचन बोल रहा होता है वहीं पे रुक जाओ, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पे क्या करने जा रहे थे? शॉक्ड होते हुए सभी लोग सोच रहे होते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। सू चैन बोल रहा होता है क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में है क्या? आखिर अपने पेशेंट के साथ में कोई ऐसा मजाक कैसे कर सकता है? मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम इनको एक्यूप्रेशर देने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी टेक्निक ना पूरी तरीके से गलत है। अगर तुमने इसी टेक्निक के साथ में एक और नीडल इनकी बॉडी के अंदर डाला ना तो इनका चेहरा पूरी तरीके से काला पड़ जाएगा और इनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। अगर 2 नीडल और डाल दिए तो इनके चेस्ट में ना बहुत ही भयंकर पेन होगा और इनको बहुत बुरी तरीके से खांसी भी होगी। 3 नीडल के बाद में ये खून खासेंगे और अगर गलती से भी तुमने इसको आगे कंटिन्यू करा ना और 4थी नीडल डाल दी तो ये पक्का से बच नहीं पाएंगे। चाहे कितना ही बड़ा डिवाइन डॉक्टर क्यों ना आ जाए फिर इनको कोई नहीं बचा सकता। अपना हाथ छुड़ाते हुए टैंग जियोंग बोल रहे होते हैं कि तुम क्या मजाक कर रहे हो? अब मेरे को समझ में आया कि आखिर डॉक्टर ली ने तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा है। 10 साल पुरानी बात को ना वो आज भी नहीं भूला, इसी वजह से जुई फैमिली के सामने मेरे ऑपरेशन को खराब करने के लिए उसे तुम्हें भेजा ना। जुई शान बोल रहा होता है डॉक्टर टैंग प्लीज शांत हो जाइए। टैंग जियोंग बोल रहे होते हैं अगर आप चाहते हो ना कि आपके ग्रैंडपा का इलाज सही तरीके से हो तो पहले इन दोनों को बाहर भेजो। ये लोग यहाँ पे डिस्टर्ब करे, मैं इलाज के ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहा। अगर यहाँ पे कुछ भी गलत हुआ ना तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। रूरू बोल रही होती एक तो तेरी टेक्निक गलत है, ऊपर से तो यहाँ पे इतनी अकड़ दिखा रहा है। अगर डॉक्टर सुने बोला ना कि तू गलती कर रहा है तो तू पक्का से गलती कर रहा है और अगर तू यहाँ पे थोड़ा सा और चिल्लाया ना तो मैं तेरे दांत तोड़ने से पहले एक बार नहीं सोचूंगी। जुई शान बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ करे लेकिन आप लोगों को ना थोड़ी देर के लिए बाहर जाना होगा। रूरू बोल रही होती है जुई शान तुम हम लोग को बाहर जाने के लिए बोल रहे हो, तुम्हारे कहने की वजह से मैं डॉक्टर सू को यहाँ पे लेके आई और अब तुम हम ही को बाहर जाने के लिए बोल रहे हो। याद रखना तुम्हारी आज की गलती करना तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम ना आज यहाँ पे किसको ऑफेंड कर रहे हो। सू चैन बोल रहा होता है रूरू जब इन लोगों को हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है तो फिर यहाँ पे चलाने का क्या फायदा, वैसे भी ये हम लोग को नहीं जानते तो ये हमारी बात को नहीं मानने वाले। जुईशान बोल रहा होता है डॉक्टर साहब का शुक्र है मेरी बात को समझने के लिए। ठीक है डॉक्टर टैंग अब तो ग्रैंडपा का इलाज चालू करिए। रूरू बोल रही होती है जुईशान ने आज बहुत ही गलत करा है, इसके ग्रैंडपा का इलाज करने के लिए हम लोग 100 किलोमीटर से यहाँ पे आए और अभी हमारे सामने ऐसे रिएक्ट करे जैसे कि हम इसके लिए दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। सू चैन बोल रहा होता है देखो इतनी सी बात पर अपना दिमाग खराब मत करो, इंसान किसी के ऊपर बिना जल्दी भरोसा नहीं कर पाता, इसमें जुईशान की कोई भी गलती नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। रूरू बोल रही होती है चलिए डॉक्टर सू हम चलते हैं, इस जुईशान को ना आज की हरकत के लिए मैं इसको बाद में देख लूंगी। सू चैन बोल रहा होता है नहीं हम नहीं जाने वाले। रूरू बोल रही होती है लेकिन अभी टैंग जियोंग को इलाज करने में टाइम लगने वाला है और अगर वो हम लोग को यहाँ पे देखेगा ना तो वो फिर से दिक्कतें खड़ी करेगा। सू चैन बोल रहा होता है तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, 10 मिनट के अंदर वही जुईशान यहाँ पे आएगा और अपने ग्रैंडपा के इलाज के लिए ना हम लोग के सामने भीख मांगेगा। और तुम उस टैंग जियोंग की बात कर रही हो, उसकी तो वो हालत होगी कि वो हम लोग के सामने मुंह तक नहीं खोल पाएगा। अंदर टैंग जियोंग बोल रहा होता है मिस्टर जुई आप ना अपने ग्रैंडपा की हेल्थ को लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, मेरी जो मेडिकल स्किल्स है ना वो अब पहले के मुकाबले और भी कई गुना ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, बस 3 चैनल डालने के बाद में तो मैं इनको ठीक कर दूंगा। जुईशान बोल रहा होता है मैं प्रे करता हूँ कि ग्रैंडपा ठीक हो जाए। साथ ही वो सोच रहा होता है आज मैंने बेकार में सन फैमिली की यंग मिस को ऑफेंड कर दिया, अभी टैंग जियोंग के जाने के बाद में ही ना मैं उनको एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, उनसे माफी मांगूंगा। तभी जो टैंग जियोंग होता है वो पहले नीडल को डाल देता है जिसकी वजह से जुरोंग का जो फेस होता है वो काला पड़ जाता है। टैंग जियोंग बोल रहा होता है देखिए आपके ग्रैंडपा कितनी जल्दी जाग गए। शॉक्ड होते हुए जुईशान बोल रहा होता है डॉक्टर आके ग्रैंडपा का चेहरा काला क्यों पड़ गया। साथ ही जुईशान सोच रहा होता है जैसे डॉक्टर सुने बोला था ना बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, इनके इलाज करने के तरीके को देख कर उन्होंने पहले सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया था। टैंग जियोंग बोल रहा होता है मैंने इनके ब्लड प्रेशर को ना थोड़ा सा रोक रखा है, बस 2-3 नीडल के अंदर ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। जैसे वो दूसरी नीडल को डालता है तो ग्रैंडपा जुई को सांस लेने में काफी दिक्कत हो जाती है। टैंग जियोंग बोल रहा होता है टेंशन मत लो तीसरा ना पक्का से काम करेगा, लेकिन जैसे ही वो तीसरी नीडल को डालता है ग्रैंडपा जुई खून खांसना स्टार्ट कर देते हैं। जुईशान बोल रहा होता है फ्रॉड कहीं के हट जाए यहाँ से, मेरे ग्रैंडपा को स्टैब करना बंद कर, अब मेरे को जल्दी से डॉक्टर सू को बुलाना होगा। वही टैंग जियोंग बोल रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरी अल्टीमेट टेक्निक फेल कैसे हो गई। जुईशान बोल रहा होता है बटर आखिर जो सन फैमिली की एल्डर डॉटर है वो चली गई क्या, अगर वो यहाँ चली गई तो फटाफट से उनसे कांटेक्ट करने का ट्राई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कंडीशन रखे, लेकिन उनको फटाफट से घर लेके आओ। बटलर बोल रहा होता है मिस्टर जुई लेकिन मिस सन के साथ में जो बंदे आए थे ना और मिस सन दोनों के दोनों दरवाजे पे खड़े हैं,
वो तो अभी तक घर से बाहर गए ही नहीं। शॉक्ड होते हुए जूसान बोल रहा होता है कि वो लोग घर पे ही है। फिर जैसे वो कमरे से बाहर निकलता है तो रूरू बोल रही होती है, क्या हुआ, तुम्हारा मन बदल गया क्या? कहीं अब तुम डॉक्टर सू से माफी मांगने का तो नहीं सोच रहे ना? जूशान बोल रहा होता है, प्लीज मुझे माफ करिए डॉक्टर सू, मैं एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ जो कि एक सही डॉक्टर को पहचान नहीं पाया। आपको मेरे को जो भी कुछ बोलना है मेरे को बोल लीजिए, लेकिन प्लीज मेरे ग्रैंडपा को बचा लीजिए। सू चैन बोल रहा होता है, हमेशा पहली बार ना लोग मेरे को गलती समझते हैं, पर टेंशन मतलब मैं ना इस बात को दिल पे नहीं लूंगा। पहली बात तो मैं चीजों को भूल जाता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगली बार ना ये फिर से ना हो। जूशान बोल रहा होता है, आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ऐसा फिर से कभी कुछ भी नहीं होगा। अंदर आते ही सूचन होता हुआ ग्रैंडपा जूई का इलाज करना स्टार्ट कर देता है। सूचन की टेक्निक को देखते हुए टैंग जियोंग बोल रहे होते तो वही टेक्निक है जो कि मैं यूज कर रहा था। सूचन बोल रहा होता है, मैंने कब कहा कि ये टेक्निक काम नहीं आएगी? मैंने ये बोला कि तुम्हें इस टेक्निक को यूज करना नहीं आता। अपनी आधे नॉलेज के साथ में तुम इनको बचा नहीं रहे थे बल्कि इनको मार रहे थे। अब देखो आखिर रियल ड्रैगन एक्यूपंक्चर टेक्निक बोलते किसे है। ये बोलते हुए सूचन बहुत ही खतरनाक एनर्जी को रिलीज करता है और थोड़ी ही देर के अंदर जो ग्रैंडपा जूई होते हैं वो भी जग जाते हैं। जूशान बोल रहा होता है, ग्रैंडपा फाइनली आप जाग गए। उठते हुए ग्रैंडपा जूई बोल रहे होते हैं, मुझे क्या हुआ था? जूशान बताता है कि ग्रैंडपा के फ्यूनरल के अंदर आप बेहोश हो गए थे और उसके बाद से ही ना आप कोमा में हो। मेरे को तो लगा था कि मैं आपको देख ही नहीं पाऊंगा, लेकिन फाइनली आप ठीक हो गए। डॉक्टर सू ने आपको बचा लिया। सूचैन बोल रहा होता है, मिस्टर जूई मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, अगले 3 महीने तक एक्सरसाइज करिए, उस दवाई को खाइए, 3 महीने के अंदर ना पूरी तरीके से रिकवर कर जाओगे। जूशान बोल रहा होता है, डॉक्टर सूचन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी हमारी जूई फैमिली की जरूरत पड़ी ना तो आप बस एक बार बोल के देख लीजिएगा, जूई फैमिली अपना सब कुछ लगा देगी आपकी हेल्प करने के लिए। सूचैन बोल रहा होता है, ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ, अपने ग्रैंडपा का ना इस तरीके से ख्याल रखना। बाहर निकलते हुए सूचन बोल रहा होता है, फाइनली अब मैं अपने फोन को ऑन कर सकता हूँ। बाहर निकलते हुए जूशान बोल रहा होता है, माफ करेगा लेकिन पहले जो डॉक्टर यहाँ पे आए थे ना उन्होंने बताया कि ग्रैंडपा को ना मोबाइल के रेडिएशन से काफी दिक्कत है, इसी वजह से हमने सभी को फोन ऑफ करके आने के लिए बोला था। जैसे ही सूचन अपना फोन ऑन करता है उसके फोन के ऊपर रोजी का कॉल आता है। रोजी बोल रही होती है, फाइनली सूचन तुमने अपना कॉल पिक कर लिया, हमारी फैमिली के साथ में ना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है। कल रात को ना मेरी एक बहुत ही अजीब सी लड़की के साथ में मुलाकात हुई थी। उसने मुझे एक दवाई खिलाई और बोला कि मैंग फैमिली को ना 3 दिन के अंदर आके उससे माफी मांगनी होगी, अगर नहीं तो मैं तो मरूंगी ही, साथ ही वो धीरे धीरे करके ना हमारी हर एक फैमिली मेंबर को मार डालेगी। सूचैन बोल रहा होता है, क्या इतना सब कुछ हो गया? रोजी बोल रही होती है, मैं तुम्हें कॉल करने का ट्राई करी थी लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा था, इसी वजह से तुम्हारे मैसेज के हिसाब से मैं वो फैमिली के पास में आ गई हेल्प लेने के लिए। शाशा बोल रही होती है, मेरे को बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि तुम उस टाइम पे अकेले थी, अगर मैं तुम्हारे साथ होती ना तो मैं कम से कम तुम्हें उसे बचा लेती। वो टियान बोल रहा होता है, मास्टर साहब ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब जो वो लड़की है ना वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जब तक हुटियान जिंदा है तब तक मैंग फैमिली को ना कोई छू तक नहीं सकता। अब जो सिस्टर इन लॉ है ना वो हमारे घर पे और हमारे घर पे किसी की भी आने की हिम्मत नहीं। तभी हम देखते हैं वो फैमिली के बाहर कुछ स्नाइपर निशाना लगाए बैठे होते हैं। सूचैन बोल रहा होता है, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर वो लड़की दिखती कैसी थी, क्या तुझे पता चला कि आखिर उस लड़की का नाम क्या है? रोजी बोल रही होती है, उसने कल कहा था कि वो हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करेगी और उसने हमारी फैमिली के बिजनेस के ऊपर अटैक करवाना स्टार्ट भी करवा दिया। अटैक करने वाली जो मेन कंपनी है ना वो हुआशी कंपनी है, जो कि हमारे ड्रीम ग्रुप के पार्टनर्स में से एक है। पता नहीं क्यों सुबह से ना वो अपना स्टॉक्स बेच रहे हैं और हमारी कंपनी को डिफेम करने का ट्राई कर रहे हैं। उनके सडन अटैक की वजह से हम लोगों ने अपनी काफी वैल्यूएशन खो दी है। सूचैन बोल रहा होता है, इसका मतलब वो जो भी कोई था ना वो इस हुआशी कंपनी से कनेक्टेड है, टेंशन मत लो, आगे मैं संभालूंगा। फिर सूचैन बोल रहा होता है, रूरू क्या तुम हुआशी कंपनी को जानती हो क्या? रूरू बोल रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ, ये ली फैमिली के कुछ ब्रांच कंपनी में से एक है। हमारी कैपिटल में जो सबसे टॉप फैमिली है ना वो है जूई फैमिली और जू फैमिली। मिडिल लेवल की फैमिली में सन फैमिली और ली फैमिली आती है और कोई फैमिली और यू फैमिली ना छोटी फैमिलीज है। अभी आपने जो कॉल पे बात कही ना मैंने वो सारी सुन ली। ली फैमिली का जो यंग मास्टर है ना उसकी सॉन्ग में नाम की लड़की से एंगेजमेंट हो रखी है। मेरे हिसाब से जिस लड़की ने सिस्टर इन लॉ के ऊपर अटैक किया है ना वो सॉन्गमिन है। सूचैन सोच रहा होता है, सॉन्ग सरनेम कहीं तो नहीं है कि ये सॉन्गमिन की फैमिली से बिलोंग करती हो। जूशान बोल रहा होता है, अगर बात ली फैमिली की है तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूँ, भले ही ली फैमिली एक पावरफुल फैमिली हो लेकिन जूई फैमिली से ज्यादा पावरफुल नहीं, अगर मैं पैसा डालूंगा तो वो कुछ भी करेंगे। सूचैन बोल रहा होता है, लगता है कि मेरे को आपकी हेल्प की जरूरत ना कुछ ज्यादा जल्दी पड़ गई। सीन चेंज होता हमें हुआशी ग्रुप के प्रेसिडेंट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। प्रेसिडेंट को याद आ रहा होता है कैसे उनके पास में यंग मास्टर ली और सॉन्गमिन आए थे। यंग मास्टर ली बोल रहा होता है, अंकल ये भी आधी पेमेंट है, एक बार आपने मैंग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया उसके बाद आपको पूरी पेमेंट मिल जाएगी। अंकल लू बोल रहे होते जियाओली,
आखिर मैंग फैमिली वालों ने तुम्हारा ऐसा भी क्या बिगड़ा जो कि तुम उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जहाँ तक मुझे पता है मैंग फैमिली और तुम्हारा तो कोई वास्ता भी नहीं, और ऊपर से तुम मुझे उनको डिस्ट्रॉय करने का बोल रहे हो जबकि मैं उनका एक पार्टनर हूँ। यंग मास्टर ली बोल रहा होते मेरी गर्लफ्रेंड से पंगा लेने का मतलब है मुझसे पंगा लेना। सॉन्गमिन बोल रही होती है अंकल लू मैं आपकी नीज हूँ, मेरे डैड ना आपको अपना भाई मानते थे, अगर आपको पैसे के लिए सब कुछ नहीं करना तो कम से कम अपने भाई के लिए तो करिए। आपको तो पता ही होगा ना कि डैड के साथ में जो भी कुछ हुआ सब कुछ करवाने वाले ये मैंग फैमिली वाले थे। अंकल लू बोल रहे होते ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। प्रेजेंट में अंकल लू सोच रहे होते मेरे लिए वो स्टेप की वजह से ना मैंग फैमिली को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, उम्मीद है कि मुझे ये काम करने के लिए ली फैमिली वाले ना कुछ अच्छा पेमेंट दे दे। तभी वहाँ पे आते हुए सेक्रेटरी बोल रही होती है मिस्टर लू आपसे मिलने के लिए ना मैंग फैमिली के लोग आए हैं। लू शान बोल रहा होते उन लोगों को बोल दो कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, अभी मुझे किसी नहीं मिलना। साथ ही लूसान सोच रहा होता है कि अगर वो लोग मुझसे आके ये पूछेंगे कि आखिर मैंने उनके साथ में सालों तक काम करने के बाद में उन लोगों को धोखा क्यों दे दिया, तो फिर आखिर मैं क्या जवाब दूंगा। अब मैं उन लोगों को ये तो नहीं बोल सकता कि बहुत ही पावरफुल लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, इसी वजह से मुझे मजबूरी में खुद को बचाने के लिए उन लोगों को डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है। फिर जैसे सेक्रेटरी बाहर जाती है तो बाहर से कुछ बहुत ही खतरनाक आवाज आती है। हुशान बोल रहा होता है आखिर बाहर हो क्या रहा है। अंदर आते हुए सूचन बोल रहा होता है मिस्टर हु हमें धोखा देने के बाद में आपको हमसे मिलना भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से एक बहुत ही बड़ी कंपनी डिस्ट्रॉय होने वाली है और आप यहाँ पे आराम से बैठे हुए हो। आपको ये एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर आपने ये सब कुछ क्यों किया। हुशान बोल रहा होते हैं मैंग फैमिली आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई अंदर अटैक करने की। सूजन बोल रहा होते हुए चिल्लाना तो मेरे को चाहिए था लेकिन यहाँ पे आप चिल्ला रहे हो, फिर भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। आपके जितने भी बॉडीगार्ड थे ना उन सभी को पीट के मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अंकल वो बोल रहे होते मेरे पास मत आना, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि अपनी फोर्स का यूज करते तुम मेरे को झुका दोगे तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। गोली चलाने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा। सूचन बोल रहा होता है तो फिर से मेरे को समझ रहे हो, मैं यहाँ पे फोर्स का यूज करने के लिए नहीं आया, मैं तो बस यहाँ पे आपको एक मौका देने के लिए आया हूँ, ये बताने के लिए कि ड्रीम ग्रुप के ऊपर आपकी वजह से जितनी भी दिक्कतें आई है ना उन सभी को फटाफट से दूर कर दो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं करा ना तो मेरे को मजबूरन आपको बैंकरप्ट करना होगा। ऐसी हालत करूंगा कि शहर में कोई भीख तक नहीं देगा। हुशान बोल रहा होते तुम्हें क्या लगा तुम ऑफिस में आओगे मेरे को धमकी दोगे मैं डर जाऊंगा, बर्बाद तो तुम मेरे को तब करोगे ना जब मैं जिंदा बाहर जाओगे, देखते हैं कि इन गोलियों के सामने तुम कैसे टिकते हो। ये बोलते हुए सूचन के ऊपर काफी सारे शॉट्स फायर कर देता है। गोलियों को रोकते हुए सूचन बोल रहा होता है जो चीज आपके लिए हथियार है ना वो मेरे लिए खिलौना है और ऐसे खिलौने ना मैं बात तक बगा नहीं कर सकते, लेकिन ये सेम चीज आपके साथ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये खिलौने आपको छू भी जाएंगे ना तब का क्या होगा। ये बोलते हुए सारी गोलियों को हुचन की तरफ फेंक देता है। सूचन बोल रहा होता है पीछे क्या देख रहे हो, मैंने मिस नहीं करा, मैंने सब कुछ जानबूझ के छोड़ा है, अब अगर तुमने कोई ट्रिक यूज करी ना तो इस बार छोड़ूंगा नहीं बल्कि मार डालूंगा। हुशान बोल रहा होता है मैं करीब मत आओ। तभी हुशान के फोन के ऊपर कॉल आता है। सूचन बोल रहा होता है उठा ले तेरा बाप कॉल कर रहा है। जैसे वो कॉल पिक करता है तो सामने वाले बंदे बोल रहे होते बेवकूफ हुशान आखिर तूने किसको ऑफेंड कर दिया, हमारी बड़ी बड़ी 8 कंपनीज 8 मिनट के अंदर बैंकरप्ट हो गई, जितने भी बड़ी बड़ी फैमिलीज ने हम लोग के साथ में कॉर्पोरेशन किया था ना उन सभी लोगों ने अपना अपना कॉर्पोरेशन बाहर ले लिया और इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए वापस आ रहे हैं, अगले 10 मिनट के अंदर ना हम डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। तभी सेक्रेटरी अंदर आते हुए बोल रही होती है मिस्टर हुसैन एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो गई है, वो सारे प्रोजेक्ट्स को पाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा खर्चा किया था, वो सारे के सारे अब कैंसिल हो गए हैं, हमारी कंपनी की वेबसाइट भी हैक हो चुकी है और हमारे हर एक प्रोडक्ट की कीमत सिर्फ और सिर्फ 1 सेंट हो चुकी है। इसी वजह से हमें एक ही सेकंड के अंदर ना 1 लाख ऑर्डर आ गए, अगर हम लोगों ने ऑर्डर डिलीवर कर दिया ना तो हमें कम से कम इसके ऊपर $5 मिलियन का लॉस होगा और अगर नहीं किया तो मार्केट में हमारी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। सभी यही बोले हैं कि इतनी बड़ी कंपनी ना खुद को हैक होने से नहीं बचा पाई। तभी साइड से एक बंदा बोल रहा होता है हमारी कंपनी के 70% एम्प्लॉयज रिजाइन कर दिया, अब तो कल से काम करने के लिए भी कोई नहीं बचा। अपने घुटनों पे आते हुए हुशान बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सारी की सारी गलती मेरी है, पर मैंने भी ये जानबूझ के नहीं किया, मुझे ये करने के लिए किसी ने कहा था। सूचन बोल रहा होता है अगर तुम्हें बात मान लेता ना तो तेरे को फालतू में इतना नुकसान नहीं होता। चल मैं तेरे को 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, देखते हैं कि 2 घंटे के अंदर तू अपनी गलती को कैसे सुधारता है, अगर सुधार लेगा तो तेरे लिए बहुत अच्छा है और अगर नहीं तो तेरा क्या होगा तू सोच भी नहीं सकता। हुशान सोच रहा होता है आखिर उस सॉन्गमिन के चक्कर में मैंने किसको ऑफेंड कर दिया, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इन लोगों को ऑफेंड करने के बाद मैं ना सॉन्गमिन भी नहीं बचने वाली। सेक्रेटरी बोल रही होती है बॉस आप ठीक तो हो ना। हुशान बोल रहा होता है अभी कभी सभी को इन्फॉर्म करो कि हम लोगों ने ड्रीम ग्रुप के ऊपर इतने भी अटैक करवाए थे ना उन सभी के सभी को वापस लो और ड्रीम ग्रुप वालों को ना बहुत सारे गिफ्ट भेजो, एक कॉन्फ्रेंस रखो जिसे मैं पब्लिकली ना मैंग फैमिली वालों से मांगूंगा और हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि ये अटैक ना गलती से हुआ है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सॉन्गमिन को जो की बोल रही होती है अंकल अभी तक तो आपने उस ड्रीम ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा ना। चिढ़ते हुए हुफेन बोल रहा होता है सॉन्गमिन तुम्हें पता है कि मैं भी तुम्हारी वजह से डिस्ट्रॉय होने वाला था,
आखिर तुम मुझे अंकल बोल के मेरे साथ वैसा कैसे कर सकती हो? सॉन्गमिन बोल रही होती है क्या हुआ अंकल हो? आखिर आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? हुशान बोल रहा होता है मैं तुम्हारा कोई अंकल वंकल नहीं हूँ। तुम जैसे नीज बना के ना मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। आज के बाद कभी मुझे कॉल मत करना। ये बोलते हुए हुसैन कॉल काट देता है। सॉन्गमिन बोल रही होती है आखिर इतने गुस्से में क्यों थे? लगता है कि अब मेरे को मैंग फैमिली वालों को ना खुद संभालना होगा। तभी जो हमारा सूचन होता है वो सॉन्गमिन के पीछे आता है। सॉन्गमिन बोल रही होती है तुम तो सूचन हो ना? सूचन बोल रहा होता है और क्या तुम सॉन्गमिन हो? तभी जो सॉन्गमिन होती है वो सूचन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। सूचन बोल रहा होता है सच में तुम्हारे बाप की तरह तुम्हारी भी मसला हटना बहुत ही घटिया है। सॉन्गमिन बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे डैड का नाम लेने की? अब मैं तुम्हें यहाँ पे ना बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। लेकिन तभी उसके पीछे आते हुए सूचन उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक पाम अटैक करता है जिसकी वजह से खून खांसते हुए सॉन्गमिन जमीन पर गिर जाती है। सूचन बोल रहा होता है जब मैं यहाँ पे नहीं था तब तुमने मेरी वाइफ को बोला कि हमारी फैमिली को तुम्हारे सामने आके माफी मांगनी होगी और अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो तुम उन सभी को मार दोगी। लगता है ना कुत्ते तो अपनी औकात भूल गई थी। मैं लड़कियों को जान से नहीं मारता, इसी वजह से तेरे को एक मौका दे रहा हूँ। जिस जगह पे तूने मेरी फैमिली को बुलाया था ना उस जगह पे अपनी फैमिली को लेकर टाइम पे आ जाना। सभी के सामने ये बोलना कि सॉन्ग फैमिली मैंग फैमिली की गुलाम है। अगर तू ऐसा करती है तो मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा और अगर नहीं तो तेरे को मारने के बाद मेरे को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने वाला। अभी सूचना सब कुछ बोल ही रहा होता है तभी सॉन्गमिन के अंकल वहाँ पे आ जाते हैं। अंकल बोल रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे यंग मिस के ऊपर अटैक करने की? तभी जो सूचना होता है वो उसके अटैक को काफी इजीली रोक लेता है। फिर वो देखता है कि वो सॉन्गमिन के अंकल होते हैं प्लीज आके उसको उठा लेते हैं। अंकल बोल रहे होते हैं मिस आप ठीक तो हो ना? फिर वो उसको उठा के वहाँ से फटाफट से भाग जाते हैं। सूचन सोच रहा होता है मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पे किसी को क्लोन टेक्निक भी आती होगी। सच में मुझे ट्रिक करके ना कमीना यहाँ से भाग गया। लेकिन आखिर ये लोग कहाँ तक भागेंगे? कभी ना कभी तो मुलाकात होगी ही। वही दुराने के बाद में सॉन्गमिन सोच रही होती है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उस कमीने से हार गई। वो सूजनों में सामने खड़ा था। अगर मेरे पास में स्ट्रेंथ होती ना तो मैं अपने डैड का रिवेंज अभी ले लेती, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाई। सॉन्गमिन के अंकल सोच रहे होते उस लड़के की पिक्चर में ना कुछ तो अलग था। मैं कह सकता हूँ कि हम इतने कैपेबल नहीं है कि उस बंदे से फाइट कर सके। सॉन्गमिन बोल रही होती है अंकल क्या हम उसको नहीं मार सकते? मेरे को बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि मेरे डैड का हथियारा मेरे सामने ही खड़ा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तभी वहाँ पे आते हुए मैंगफाई बोल रहा होता है तुम ली फैमिली वालों के साथ मिलकर ना कुछ कर भी नहीं पाओगी। सॉन्गमिन के अंकल बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो? मैंगफाई बोल रहा होता है एक ऐसा इंसान जो कि सूचन से डील करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अगर हम हाथ मिला लेना तो सूचन को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। सीन चेंज होता है हु फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हु टियान बोल रहे होते हैं मैं बच्चे तुमसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। देखो 10 साल में तुम कितने बड़े हो गए हो। तभी सामने से आ रहा बंदा बोल रहा होते अंकल सच में आप 10 साल के अंदर ना बिल्कुल नहीं बदले। हम देखते हैं ये बंदा होता है तियान फैमिली का पैट्रियार्क तियानफैन। तियानफैन बोल रहा होते अंकल क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? हु टियान बोल रहे होते हैं तियानफैन काफी टाइम से तुम्हारी तियान फैमिली ना तियान सिटी के अंदर एक्टिव रह रही, पर इसके बावजूद भी तियान फैमिली का जो मार्शल वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस है ना वो काफी तगड़ा है। इस शहर में कोई और तियान फैमिली की बराबरी ना मार्शल आर्ट में नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसी वजह से बुलाया था ताकि मैं अपने सेवर को लेकर तुमसे बात कर सकूं। तुम्हें तो पता ही होगा ना कि सॉन्ग किरमिन जब यहाँ पे आया था तो मैंग फैमिली के एक बंदे ने उसको हरा दिया था। अब जो सॉन्ग किरमिन की बेटी है ना वो मैंग फैमिली वालों से रिवेंज ले रही है। मेरे को पता चला कि वो सॉन्ग किरमिन की बेटी है ना वो मार्शल आर्ट में अपने बाप से भी आगे है। अगर गलती से भी मैंग फैमिली वालों को कुछ भी हो गया ना तो वो सेवियर सिटी छोड़ के चले जाएंगे और अगर वो यहाँ पे नहीं रहेंगे तो शायद ही कोई ऐसा जो कि सॉन्ग मिन को रोक पाएगा। तो इसका मतलब मैंग फैमिली की किस्मत ना इस सिटी की किस्मत से जुड़ी हुई है। अगर हम उनको बचा पाए तो सब कुछ ठीक है वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हंसते हुए तियानफैंग बोल रहा होता है अंकल आप यही बोल रहे हैं ना कि हम लोग को मैंग फैमिली वालों को बचाना है? इस चीज के लिए आपको मेरे को बोलने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा नहीं है कि जो मास्टर सूचन है ना उन्होंने सिर्फ आपके ऊपर फेवर किया है, बल्कि इस सिटी के जितने भी मसल फैमिली है ना उन सभी के ऊपर उन्होंने फेवर किया है। अगर वो यहाँ पे नहीं होते ना तो सॉन्ग किरमिन से ना इस सिटी को कोई नहीं बचा पाता। अब जब उनको हमारी हेल्प की जरूरत है तो हम पीट के दिखा सकते हैं। उनके घर को गार्ड करने के लिए बॉडीगार्ड के तौर पे खुद मैं खड़ा हो जाऊंगा। हु टियान बोल रहा होता है सच में मेरे बच्चे तुम तो बहुत ही समझदार हो। बाद में जब मास्टर सूचन यहाँ पे आएंगे ना तो मैं पक्का से उनको तुमसे मिलवाऊंगा। अभी वो बात कह ही रहे होते तभी वो देखते हैं कि फैमिली के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे मारे गए होते हैं। हुदा बोल रहा होता है ग्रैंडपा हेल्प करिए। वही मैंगफाई बोल रहा होता है मैं ये सोचता कि आखिर इस घर का बूढ़ा कहाँ चला गया। जब मैं तेरे पोते को मारा था ना बुढ़े तब वो बार बार तेरा नाम ले रहा था। मैं भी सोचा कि आखिर एक बुढ़ा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। आगे बढ़ते हुए हु टियान बोल रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे टेरिटरी में घुस के मेरे ही लोगों को मारने की? लगता है कि तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं। लेकिन तभी जो मैंगफाई होता है वो उनके अटैक को डॉज कर लेता है। मैंगफाई बोल रहा होता है मैंने तेरा बहुत नाम सुना था पर लगता है कि लोग तेरे बारे में ना कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, रियलिटी में तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये बोलते हुए हु टियान के आर पार अपने हाथों कर देता है। मैंगफाई बोल रहा होता है मेरे सामने आकर तूने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर चुप के रहता ना तो कुछ साल और जी लेता।
आगे बढ़ते हुए हुदा बोल रहा होता है ग्रैंडपा ठीक तो हो ना। वहीं हुटियान बोल रहे होते हैं कि ये कैसी पावर है। हुदा फटाफट से मास्टर सूचन को बुला के लेके आओ, सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि इनको हरा सकते हैं। मैंगफेई बोल रहा होता है जिसको बुलाना है उसको बुला लो, चाहे तुम इस पूरी सिटी को इकट्ठा भी कर लोगे ना तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शैडो जनरल आगे बढ़ो, इन सभी को इनकी औकात दिखा दो। जैसे उसका जनरल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता तभी तियानफेंग बीच में आ जाता है। तियानफेंग बोल रहा होता है लड़के के देखो खेलने का शौक है ना तो बराबरी के लोगों के साथ में खेल, अपने ग्रैंडपा की एज के लोगों के ऊपर हाथ उठा के तो क्या साबित कर लेगा। मैंगफेई बोल रहा होता है कि तेरे को मार खाने का इतना ही शौक है ना तो फिर आजा देख लेता है किसके अंदर कितना दम है। वहीं दूसरी तरफ सूचन बोल रहा होता है फाइनली मेरा काम हो गया। मैंग जियांग बोल रहे होते हैं सूचन तो जब से यहाँ पे रोजी को लेके आए हो ना तब से तुमने कम से कम घर के 10 चक्कर काट लिए होंगे, आखिर तुम क्या करो, तुम 12 चक्कर क्यों काट रहे हो। सूचन बोल रहा होता है फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए चक्कर तो काटने होंगे ना, कुछ दुश्मनों को घर के अंदर एंटर करने से रोकने के लिए मैंने पूरे घर को ना फॉर्मेशन से बांध दिया है। जब तक कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर यहाँ पे नहीं आता ना ये फॉर्मेशन सभी को संभाल सकता है। तभी वहाँ पे आते हुए हुदा बोल रहा होता है मिस्टर सु किसी अजीब से बंदे ने ना हमारी हु फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है, हमारे ज्यादातर बॉडीगार्ड्स मारे गए, यहाँ तक कि मेरे ग्रैंडपा बिना काफी तक घायल हो चुके हैं। तभी उसको उठाते हुए सूचन बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं उन लोगों को बचा लूंगा। कॉल करते हुए सूचन बोल रहा होता है डायरेक्टर जंग मेरी मैम फैमिली के ऊपर अटैक होने वाला है, इसी वजह से मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। क्या आप मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऑफिसर्स को यहाँ पे भेज सकते हो। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहेंगे ना तो दुश्मनों की यहाँ पे अटैक करने की हिम्मत नहीं होगी। डायरेक्टर जियांग बोल रहे होते हैं बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं सबको संभालूंगा, जितने भी ऑफिसर्स अभी डिपार्टमेंट में है ना मैं उन सभी को भेजता हूँ। सूचन बोल रहा होता है फादर इन लॉ अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ कोई बाहर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जा, सभी को घर के अंदर रोक के रखना। मैंग जियांग बोल रहे होते हैं टेंशन मत लो, वैसे भी आज कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं सभी को घर के अंदर रोक के रख लूंगा। सू चैन बोल रहा होता है मैं जल्दी अपना काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। सीन चेंज होता है, हम देते हैं टियानफेंग को जो कि फाइट करते करते काफी तक घायल हो गया होता है। मैंगफेई बोल रहा होता है मेरे इतने वार को तुमने संभाला है, कहना पड़ेगा तुम एक बहुत ही काबिल फाइटर हो, तुमसे फाइट करके दिन बन गया, लेकिन अब मेरे को तुमसे और फाइट नहीं करनी, इसी वजह से मेरे को तुम्हें मारना होगा। तियानफेंग सोच रहा होता है भले ये लड़का ना मुझसे उम्र में कम हो लेकिन इसकी मार्शल आर्ट ना मुझसे काफी आगे की है। मैंगफेई बोल रहा होता है ये तुम्हारा ऑनर है कि तुम मेरे हाथों से मर रहे हो। तभी उड़ते हुए उसकी तरफ एक निडल आती है जो कि मैंगफेई को आधे रास्ते में ही रोक देती है। शॉक्ड होते हुए मैंगफेई बोल रहा होता है आखिर ये क्या था, किसने मेरे ऊपर स्नीक अटैक करा। सू चैन बोल रहा होता है तो फिर तुम जिसने यहाँ पे सभी के ऊपर अटैक किया है और मेरी मैंग फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो। हू टियान बोल रहा होता है मास्टर सू प्लीज केयरफुल रहेगा, भले ये लड़का ना दिखने में छोटा लगे लेकिन इसकी मूव्स ना बहुत ही ट्रिकी है। मैंगफेई बोल रहा होता है तुम हो सू चैन, सच में तुमसे मिलने का ना मेरे को बहुत इंतजार था, मेरे इतने सारे बढ़िया बढ़िया प्लान्स को तुमने फ्लॉप कर दिया, आज फाइनली तुम्हें खत्म करके ना मैं अपने प्रॉब्लम्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। शैडो जनरल आगे बढ़ो, इस कमीने को खत्म कर दो। लेकिन तभी सूचन काफी इजीली जनरल को रोक देता है। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये कैसी पावर है। सू चैन बोल रहा होता है कैसी स्पीड जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई हो और अब उसे एक विजुअल फॉर्म मिल चुका है। ऐसी स्पीड का यूज करके तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ बहुत ही बड़ा कर लिया, आज मैं इस स्पीड को ना हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दे दूंगा। ये बोलते वो एक ही अटैक के अंदर शैडो जनरल को गायब कर देता है। शॉक्ड होते हुए मैंगफेई बोल रहा होता है मेरे शैडो जनरल गायब हो गया, आखिर ये कैसे हो सकता है, आज तक वो कभी नहीं हारा था। सू चैन बोल रहा होता है सॉन्ग किरमिन ने मरने से पहले ये बोला था ना कि वो आज तक कभी नहीं हारा, लेकिन जब वो हारा ना तो उसको मौत मिली, अब तुम्हारी बारी। लेकिन तभी सूचन के अटैक को डॉज करते हुए मैंगफेई उसके ऊपर शूरिकन फेंक देता है। सू चैन देखता है कि वो अटैक तियानफेंग और हुटियान की तरफ जा रहे हैं, इसी वजह से डंडल को फेंकते हुए सूचन दोनों को बचा लेता है। तियानफेंग बोल रहा होता है ये कमीना बहुत तेज था, मेरी नजर क्या हटिए फटाफट से ऐसे भाग गया। सू चैन बोल रहा होता है टेंशन मत लो, अभी मिस्टर हुटियान को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैंग फैमिली के पूरे विला को ऑफिसर्स ने घेर लिया होता है। सॉन्गमिन बोल रही होती है लड़का सू चैन ना बहुत ही तेज है, उसने यहाँ पे बॉडीगार्ड्स खड़े नहीं करे बल्कि गवर्नमेंट ऑफिसर को खड़ा कर दिया। सॉन्गमिन के अंकल बोल रहे होते हैं देखने में ये सभी ना बहुत ही वीक लग रहे हैं, मैं 2 मिनट के अंदर इन सभी को मार सकता हूँ। सॉन्गमिन बोल रही होती है अंकल आपने ये बात तो बिल्कुल सही कही कि ये सभी लोग ना बड़े ही वीक है, पर आप ये देखना भूल गए कि ये सभी के सभी ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, अगर ये बॉडीगार्ड हुए तो हम इनको एक बार के लिए मार सकते थे, पर अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हाथ भी लगाया तो हम बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे। मास्टर जियांग आप क्या बोल रहे हो, आखिर हमें क्या करना चाहिए। मास्टर जियांग बोल रहे होते हैं मिस सोंग आप बिल्कुल सही बोल रही हो, अगर बड़ी चीजें अचीव करनी है तो थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा ना, अगर हम लोगों ने इनको हाथ लगाया तो गवर्नमेंट हमें दुश्मन बन जाएगी और फिर वो हम लोगों को खोज के मारेंगी, इसी वजह से अच्छा रहेगा कि हम अभी शांत रहे। सॉन्गमिन के अंकल बोल रहे होते लेकिन हमें तो ये पता भी नहीं है ना कि आखिर ऑफिसर्स यहाँ पे कब तक रहेंगे, हम जिंदगी भर तो वेट नहीं कर सकते ना। मास्टर जियांग बोल रहे होते लोग जिंदगी भर घर में भी तो नहीं रहेंगे ना,
वैसे भी इन लोगों को बाहर निकालने का ना मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का प्लान है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रोजी को जो कि अभी सो के उठी होती है। रोजी बोल रही होती है, सेक्रेटरी मैंने कहा था कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, तो फिर आके आपने कॉल क्यों करा। सेक्रेटरी बोल रही होती है, मिस मैम फटाफट से ऑफिस आइए। आपको याद है वो जिनरुई ग्रुप जिसके प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने बिडिंग करी थी, वो ग्रुप ना यहाँ पे खुद हम लोगों को प्रोजेक्ट देने की बात करने के लिए आया है। रोजी बोल रही होती है, क्या वो लोग खुद यहाँ पे आए हैं। सेक्रेटरी लियू बोल रही होती है, हाँ इतनी बड़ी कंपनी को तो यहाँ पर देख के ना मैं भी काफी शॉक्ड हूँ। हालांकि एक दिक्कत है, इनका शेड्यूल बहुत ही टाइट है, इसी वजह से इन लोगों को 2 बजे तक यहाँ से मीटिंग करके जाना होगा। इन्होंने हम लोगों से क्लियरली बोल दिया कि अगर आप यहाँ पे 2 बजे तक आ जाती हो ना तो ये कॉपरेशन करेंगे, वरना ये किसी और कंपनी को ढूंढ लेंगे। रोजी बोल रही होती है, ठीक है फिर मैं आ रही हूँ। फिर जैसे वो लिविंग रूम में आती है तो उसके डैड उसको बाहर जाने से मना कर देते हैं। रोजी बोल रही होती है, डैड के सच में सूचन ने बाहर जाने से मना किया है। मैंग जियांग बोल रहे होते हैं, हाँ जाने से पहले उसने कहा था कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन कोई भी घर से बाहर न जाए। और बाहर तुम जो ये सिक्योरिटी देख रही हो ना वो भी सूचन नहीं लगवाया है, इसी वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि घर पे रहो, आज कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। रोजी बोल रही होती है, ठीक है डैड आज मैं घर पे रहूंगी। साथ ही रोजी सोच रही होती है, अगर सूचन ने कहा है तो पक्का से इसके पीछे ना कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी, वो कभी भी हम लोग को ना ऐसे नहीं रोकेगा। तभी रोजी की मॉम बोल रही होती है, तुम दोनों बाप बेटी का ना दिमाग खराब हो चुका है। पता नहीं सूचन ने तुम लोगों के ऊपर कौन सा टोटका किया है कि तुम लोग उसकी बात आंख बंद के मानने लगे हो। अभी कौन सा रात को 2 बज रहे हैं कि तुम लोगों को बाहर नहीं जाना, दिन के उजाले में हम बाहर क्यों नहीं जा सकते। मैंग जियांग बोल रहे होते, लेकिन आखिर तुम मेरे कान क्यों पकड़ रही हो। रोजी की मॉम बोल रही होती है, जिनरू टेक्नोलॉजी कंपनी ना एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, उनके साथ में काम करे यानी कि अपनी कंपनी को आगे लेके जाना। आखिर तुम इतनी बड़ी चीज के लिए मना कैसे कर सकते हो। क्या तुम्हारे दिमाग में एक बार के लिए भी ये बात नहीं आ रही कि अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी में जो हजारों लोग काम करें उनका पेट कैसे भरेगा। वो लोग फैमिली वाले लोग हैं, हम तो अपना देख लेंगे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा। रोजी तुम्हें डरने की ना कोई भी जरूरत नहीं, मैंने कुछ बॉडीगार्ड बुला है, हम उनके साथ में चलते हैं। आखिर पैसे कमाने के लिए क्या सोचना। आगे हम देखते हैं वो लोग कार के अंदर आ गए होते हैं। रोजी की मॉम बोल रही होती है, मेरे को लगता है कि तुम्हारे डैड ना पागल हो चुके हैं। फैमिली हेड होने के बाद भी वो सूचन की बात तो ऐसे मानते थे कि सूचन फैमिली हेड हो। मेरे को तो लग रहा है कि धीरे धीरे वो लड़का ना हमारी फैमिली के ऊपर टेक ओवर कर रहा है। रोजी बोल रही होती है, मॉम डैड ना पागल नहीं हुए बल्कि वो हम लोगों की फिक्र करते हैं। सूचन ने बोला है बाहर मत जाना, इसका मतलब बाहर खतरा होगा। और वैसे भी सूचन ने आज तक जो भी कुछ कहा है, क्या उसकी वजह से हमारी फैमिली को बेनिफिट्स नहीं हुए। तो फिर एक ऐसा बंदा जो किसी वो सिर्फ अच्छी बातें कहता है, उसकी बात को मानने में क्या बुराई है। प्लीज आप सूचन के बारे में ना कुछ भी बुरा भला मत बोलिए। वैसे भी उसने आपका क्या बिगाड़ा, उसे सब कुछ अच्छा ही तो किया है ना, आखिर आप उसे क्यों चिढ़ती हो। रोजी की मॉम बोल रही होती है, ठीक है उसकी तारीफ दरी मत करो। अब तो मेरे को ऐसा लगने लगा है ना कि इस फैमिली में सिर्फ और सिर्फ मैं ही एक काटा बची हूँ जो कि सबको चुभ रही है, बाकी सभी तो फूल बन चुके हैं। तभी हम देखते हैं उन लोगों के गाड़ी के सामने मास्टर जियांग आ जाता है। शॉक्ड होते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है, अब ये कौन है। तभी वक्त रहते हुए ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। बाहर निकलते हुए रोजी की मॉम बोल रही होती है, पीके खड़ा है क्या, या फिर तेरे बाप ने ये रोड बनाई है जो कि यहाँ पे आगे खड़ा हो गया। अगर मरने का शौक है तो कहीं और जाके मर, मेरी गाड़ी आगे क्यों आ रहा है। तभी मास्टर जियांग आगे बढ़ते रोजी की मॉम का गला पकड़ लेते हैं। रोजी बोल रही होती है, छोड़ो मेरी मॉम को। वही गन पॉइंट्स पे लेते हुए बॉडीगार्ड भी बोल रहे होते हैं, मैडम को छोड़ दो। लेकिन तभी उन लोगों की तरफ कुनाई फेंकते हुए मास्टर जियांग उन दोनों को घायल कर देता है। मास्टर जियांग बोल रहे होते हैं, मिस मैंग आप पक्का से नहीं चाहोगे कि आपके आंखों के सामने ना आपकी मॉम मर जाए। अगर आपको आपकी मॉम को देखना है तो प्लीज मेरे को फॉलो करो। तभी सीन चेंज होता, हमें हु फैमिली का सीन दिखाया जाता है। सू चैन बोल रहा होता है, इनकी जो हालत है ना वो स्टेबल हो चुकी है, टाइम पे मेडिसिन लेंगे ना तो 7 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएंगे। हु दा बोल रहा होता है, डॉक्टर सू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर से मेरे ग्रैंडपा को बचा लिया। वही तियान फेंग बोल रहे होते हैं, मास्टर सू अगर आप यहाँ पे नहीं होते ना तो शायद से मैं और अंकल सू नहीं बच पाते। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। सू चैन बोल रहा होता है, आप लोग मेरे दोस्तों और दोस्तों के हेल्प के बदले में ना शुक्रिया नहीं कहा जाता। अगर हम एक दूसरे के काम में नहीं आएंगे तो हमारे एक दूसरे के साथ में रहने का क्या फायदा। तभी सूचन के फोन के ऊपर कॉल आता है। सेक्रेटरी लियू बोल रही होती है, सूचन क्या तुम्हें पता है कि मिस रोजी कहाँ है। वो ना ऑफिस आने के लिए घर से बाहर निकली थी, लेकिन उसके बाद से उनका कॉल नहीं लग रहा। सूचन बोल रहा होता है, क्या मेरे मना करने के बाद वो लोग घर से बाहर निकल गए। वो लोग पक्का से दिक्कतों में होंगे। जब दौड़ते हुए सूचन घर जा ही रहा होता है तभी उसको रास्ते में रोजी की गाड़ी दिखती है। सूचन बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। बॉडीगार्ड्स बोल रहे होते हैं, मिस्टर सू प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए, हमारा जिस ओल्ड मैन से सामना हुआ ना वो बहुत ही पावरफुल था, हम उससे फाइट नहीं कर पाए और मिस रोजी को लेके चला गया। रोजी की मॉम बोल रही होती है, सूचन प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। सूचन बोल रहा होता है, मैंने आप लोगों को मना किया था ना घर से बाहर मत निकलना, तो फिर आखिर आप लोग घर से बाहर निकले ही क्यों। क्या एक दिन के लिए काम रुक नहीं सकता था क्या। फटाफट से बताइए कि आखिर वो लोग किस डायरेक्शन में गए हैं। रोजी की मॉम बोल रही होती है, मैं बेहोश हो गई थी, इसी वजह से मुझे नहीं पता कि आखिर वो लोग कहाँ पे गए हैं।
तियान फेंग बोल रहा होता है दुश्मनों ने अटैक करने के लिए ना एक बहुत ही कमाल की लोकेशन चूज करी। 100 मीटर आगे से लेके 100 मीटर पीछे तक कोई भी कैमरा नहीं है। उन लोगों को ट्रैक करना ना अब हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी सूजन रोजी की गाड़ी के अंदर से परफ्यूम को बाहर निकाल लेता है। रोजी की मॉम बोल रही होती है रोजी गायब हो चुकी है, तुम उसका सामान चेक कर रहे हो, क्या ये कोई टाइम है उसका सामान चेक करने का? सू चैन बोल रहा होता है देखो अभी मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ तो अपना मुंह बंद कर लो, यहाँ पे किसी के बकवास सुनने के लिए मैं नहीं बैठा। फिर वो अपने तालिस्मान के ऊपर रोजी की परफ्यूम को रखता है और फिर रोजी को ट्रैक करने का ट्राई करने लगता है। शॉक्ड होते हुए तियान फेंग बोल रहा होता है मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये तो लेजेंडरी ट्रैकिंग टेक्निक है। हुदा बोल रहा होता है क्या ट्रैकिंग टेक्निक, आखिर ये क्या होता है, मैंने इसके बारे में आज से पहले कभी नहीं सुना। तियान फेंग बोल रहे होते ये एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है जो ये खत्म हो चुकी थी। जैसा कि इसका नाम है, ये टेक्निक ना किसी को भी ट्रैक करने में काफी हेल्प करती है। अगर तुम्हारे पास में उस बंदे का कोई भी सामान है ना तो तुम उस बंदे को काफी इजीली ट्रैक कर सकते हो। हालांकि इस टेक्निक को यूज करने में बहुत ही हैवी अमाउंट में एनर्जी लगती है और अगर तुमने इस टेक्निक को यूज करने में कोई भी गलती करी ना तो अपनी सारी कल्टीवेशन को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे और अगर गलती बड़ी हुई तो जान गंवाना भी कोई बड़ी बात नहीं। तुम ऐसा कह सकते हो कि ये इस दुनिया के सबसे हार्डेस्ट और फाइनेस्ट मार्शल आर्ट में से एक है। एंशिएंट वर्ल्ड में भी ना इसको सीखना काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, इसी वजह से ये टेक्निक धीरे धीरे करते करते गायब होती रही। और अगर सच कहूँ तो मेरे को लगा नहीं था कि इस जमाने में भी कोई ऐसा होगा जो कि इस टेक्निक को यूज कर पा रहा होगा। सच में जो मास्टर सू है ना वो एक सेंचुरी जीनियस मार्शल आर्टिस्ट है। तियान फेंग सोच रहा होता है अभी सूचन 25 साल भी लगता और इतनी कम एज में उसने इतने एडवांस और सीक्रेट मार्शल आर्ट को मास्टर कर रखा है। जिस भी मास्टर ने इसको सब कुछ सिखाया होगा ना पता नहीं वो किस लेवल पे होगा। वहीं अपने पावर का यूज करते हुए सूचन यहाँ पे जो भी कुछ हुआ होता है वो सब कुछ देख लेता है और रोजी को भी ट्रैक कर लेता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रोजी को जो कि बोल रही होती है मेरे को जाने दो। सॉन्ग मिंग के अंकल बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें जाने ही देना होता तो फिर आखिर मेहनत करके तुम्हें पकड़ते ही क्यों, तुम्हें अपने ट्रैप में फंसाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल था। जिनरू वालों को कितने पैसे देने पड़ गए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हमें बुलाने के लिए। तभी वहाँ पे आते हुए सॉन्ग मिन बोल रही होती है मिस मैंग रोजी मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने उस मौके को गवा दिया। उस दिन मेरा मूड अच्छा था लेकिन आज मेरा मूड अच्छा नहीं। आज तुम्हारे साथ में यहाँ पे जो भी कुछ होगा ना उसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। रोजी बोल रही होती है सॉन्ग मिन कुछ भी करने से पहले ना 100 बार सोच लेना, अगर सूचन यहाँ पे आ गया ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सॉन्ग मिन बोल रही होती है तुम्हें अपने हस्बैंड के ऊपर इतना भरोसा है, चलो कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ कि अगर मैं तुम्हें परेशान करूंगी तो मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अगर तुम्हें बचना है ना तुम्हारे पास में एक ऑप्शन है, अपने घुटनों पे आओ माफी मांगो और सभी के सामने मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम इतना कर लोगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रोजी बोल रही होती है ग्रैंडपा बोलते हैं कि जान चली जाए लेकिन इज्जत न जाए, इसी वजह से भले तुम मुझे मार डालो लेकिन मैं नहीं झुकूंगी। सॉन्ग मिन बोल रही होती है तो ये काम भी मैं शौक से करूंगी पर मैं ना तुम्हें इतना इजी मौत नहीं दूंगी, तुम्हें एक बहुत ही टफ और स्लो मौत मिलेगी। ये बोलते हो रोजी के मुंह के अंदर पिल्ला देती है। रोजी बोल रही होती है तुम्हारी दिक्कत क्या कि तुमने मुझे फिर से क्या खिला दिया। सॉन्ग मिन बोल रही होती है मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि लास्ट टाइम वाले पोजन को ना तुम्हारे हस्बैंड ने ठीक कर दिया है, इसका मतलब तुम्हें स्लो पोजन देने का ना कोई मतलब नहीं। इसी वजह से मैंने तुम्हें अब ये पोजन दिया जो कि 3 घंटे के अंदर अपना काम कर देगा। अगर हमारे यहाँ तो तुम बच भी गई ना तो ये तुम्हें ऐसी मौत देगा जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। अभी वो लोग ये सब कुछ कह ही रहे होते तभी मास्टर जियांग को फील होता है कि उन लोगों को कोई तो देख रहा है। सॉन्ग मिन बोल रही होती है क्या हुआ मास्टर जियांग, आखिर आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। मास्टर जियांग बोल रहे होते हैं कुछ भी तो नहीं, मेरे को लगा ना कि हम लोग को कोई तो देख रहा है और जो देख रहा है ना वो हम लोग को बहुत ही मर्डर इंसिडेंट के साथ में हम लोग को देख रहा है। सॉन्ग मिन बोल रही होती है मास्टर जियांग अपना फालतू में टेंशन ले रहे हो, जिस फैक्ट्री में फिलहाल हम लोग है ना उसके बारे में तो कोई जानता भी नहीं और जहाँ से हम लोगों ने रोजी को उठाया था वहाँ पे तो कोई कैमरा भी नहीं था, तो हो ही नहीं सकता कि कोई हम लोग को ट्रैक कर ले। और अगर कर भी लिया ना तो बाहर खड़े वो 20 बॉडीगार्ड किसी को भी रोकने के काबिल है और वैसे भी आप ऐसा पावरफुल मास्टर यहाँ पे खड़ा है तो कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। मास्टर जियांग बोल रहे होते हाँ तुमने सही कहा, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए, तुम्हें यहाँ पे जो भी कुछ करना है कर सकते हो, इसको जान से मत मारना क्योंकि मैंने मैंगफेई को वादा किया है कि मैं इसको जिंदा वापस लेके आऊंगा। सॉन्ग मिन बोल रही होती है आप टेंशन मत लो, हम अपना काम करने में माहिर है। अंकल चलिए फटाफट से अपना काम स्टार्ट करिए, देखते हैं कि आखिर ये कब तक हमारे सामने करती है। जब 2 मुक्के पड़ेंगे ना तो सारे के सारे घमंड बाहर आ जाएगा। तभी रोजी को थप्पड़ मारते हुए अंकल बोल रहे होते हैं तुम लोगों की वजह से मैंने अपने मास्टर को खोया है, अपने यंग मिस को इतना दुखी देखा है, अब तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए दोनों रोजी को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। बेहोश होते हुए वही सोच रही होती है कि सच में मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ, पर अभी तो मेरे को बहुत सारे काम करने थे, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। सू चैन प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे को बहुत कुछ करना था जो कि मैं तुमसे कभी नहीं कह पाऊंगी। तभी दरवाजे को तोड़ते हुए हमारा सूचन एंटर करता है। सू चैन बोल रहा होता है तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, कहा था कि अगर तुम मेरे ऊपर आओगे तो मैं एक बार के लिए छोड़ भी दूंगा,
पर अगर तुम लोगों ने मेरी फैमिली को टच भी किया ना तो मैं तुम लोगों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन तुम लोगों ने फिर से वही गलती करी, मेरी फैमिली पे आ गए। सॉन्गमिन बोल रही होती है आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए। तभी सूचैन देखता है रोजी को जो ही काफी ज्यादा घायल होती है। सूचैन बोल रहा होता है आखिर तुमने क्या किया उसके साथ। अंकल बोल रहे होते मिस मैं पीछे जाइए, आप इसका सामना नहीं कर सकती। तभी अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए सूचैन बोल रहा होता है तो फिर तू कौन सा मेरा सामना कर लेगा, तूने मेरी रोजी को हाथ लगाया ना, अब मैं तेरे हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। ये बोलते हुए सूचैन अंकल को एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है। अंकल बोल रहे होते मिस प्लीज यहाँ से भाग जाइए। तभी सॉन्गमिन के पास में आते हुए सूचैन बोल रहा होता है तुम्हें लास्ट टाइम छोड़ना ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वो गलती मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला। ये बोलते हुए सॉन्गमिन का इतना जोर से गल दबाता है कि उसके मुंह से खून बाहर निकल जाता है। सूचैन बोल रहा होता है वह तो मैं लड़कियों को नहीं मारता, पर तुम्हें तो मैं इंसान की कैटेगरी में भी काउंट नहीं करता, इसी वजह से तुम्हें मारने में ना कोई भी दिक्कत नहीं। तभी सूचैन की तरफ साइड से एक अटैक आता है, लेकिन वक्त बे बनाते हुए सूचैन खुद को रोजी को बचा लेता है। सूचैन बोल रहा होता है कौन छुपा हुआ है, फटाफट से बाहर निकलो। बाहर निकलते हुए मास्टर जियांग बोल रहे होते इतनी कम एज में इतनी खतरनाक पावर। अब समय आया कि आखिर मैंग फैमिली ना अभी तक बची हुई क्यों है। कहना पड़ेगा लड़के तुम एक बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट हो और इसी वजह से अब तुम्हें खत्म करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। अगर तुम और जियोगे तो तुम हम सभी के लिए खतरा बन जाओगे, इसी वजह से आज मैं तुम्हारा खात्मा करूंगा। ये बोलते हुए सूचैन की तरफ और भी काफी सारे खतरनाक अटैक्स भेज देता है, पर सूचैन उन सारे अटैक्स को बहुत इजीली डॉज कर लेता है। मास्टर जियांग बोल रहे होते हैं मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मेरे अटैक को ना कब तक डॉज कर लोगे, तुम्हारी भी तो एक लिमिट होगी ना। तभी जो हमारा सूचैन होता है वो रोजी को एक पिलर के पास में बैठा देता है। सूचैन बोल रहा होते है तुम यहाँ पे आराम करो, मैं तब तक 2 मिनट में आया। फिर वो रोजी के आसपास में एक वे बना देता है और फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। मास्टर जियांग बोल रहे होते तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी स्पीड से मेरे को टैकल कर सकते हो। ये बोलते हुए वो हर जगह ब्लास्ट करना स्टार्ट कर देता है। सूचैन बोल रहा होता है शायद मैं अपनी स्पीड से ना तुम्हें टैकल नहीं कर सकता, पर आगे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम्हारे अटैक से मेरे ऊपर क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हुए मास्टर जियांग बोल रहे होते तुम बहुत ही घमंडी हो, तुम्हारा घमंड तोड़ने में ना बड़ा ही मजा आएगा। सूचैन बोल रहा होता है बहुतों ने ट्राई किया लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, तू भी ट्राई करके देख ले बुड्ढे। ये बोलते हुए दोनों अपने अपने पंच को टकराते हैं। शॉक्ड होते हुए मास्टर जियांग बोल रहे होते हैं आखिर ये कैसी स्ट्रेंथ है, इतने कम एज के बंदे के पास में इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। सूचैन बोल रहा होता है अभी तुमने देखी कहाँ है। ये बोलते हुए वो सिर्फ एक पंच के अंदर मास्टर जियांग को घायल कर देता है। मास्टर जियांग बोल रहा होता है मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। सूचैन बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी मेरे को इफेक्ट कर देगी। अफसोस की बात तो ये है कि मेरे पास में एक ऐसी बॉडी है इसको नेगेटिव एनर्जी ना टच नहीं कर सकती। तुमने इस नेगेटिव एनर्जी को पाने के लिए ना अपने इन हाथों से 1000 लोगों को मारा है और वो हजारों लोग बच्चे थे। तुम जैसे लोगों का जिंदा रहना सच में धरती पे एक बोझ है, इसी के लिए तुमने हजारों बच्चों को मारा है ना, अब मैं इसी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मास्टर जियांग बोल रहे होते हैं तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया, जिसे पावरफुल बनाने के लिए मैंने इतने सारे गलत काम किए थे, तू नहीं बचेगा लड़के, तो मेरे हाथों ही मरेगा। लेकिन तभी सूचैन मास्टर जियांग की बॉडी के ऊपर काफी खतरनाक कट लगा देता है। सूचैन बोल रहा होता है अब हेल में जाके अपनी सजा काट। वहीं दूसरी तरफ सॉन्गमिन बोल रही होती है तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। सूचैन बोल रहा होता है अब तो यहाँ पे कोई भी नहीं बचा, वो सिर्फ तुम ही बची हो और सारे के सारे फसाद की जड़ भी तुम ही हो, तो फिर आखिर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। आगे जो हमारा सूचैन होता है वो रोजी को लेके घर पे आ गया होता है। रोजी की मॉम बोल रही होती है सारी की सारी गलती मेरी है, ना मैं रोजी को बाहर लेके जाती और ना ही ये सब कुछ होता। गैनपा बोल रहे होते तुम्हारा तो हर बार का यही है, पता नहीं मेरी बच्ची के ऊपर ना तुम्हारी वजह से और कितने खतरे आएंगे, पर अब ये सब कुछ मत बोलो, अब ये सब कुछ बोलने का ना कोई फायदा नहीं। सूचैन बोल रहा होता है गैनपा अपना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, थोड़ी देर के अंदर रोजी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी उठते हुए रोजी बोल रही होती है आखिर मैं कहाँ पे हूँ। सूचैन बोल रहा होता है रोजी तुम ठीक तो हो ना। रोजी बोल रही होती है सूचैन क्या तूने मेरे को बचाया। हुदा बोल रहा होता है अगर मास्टर सू आपको नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। जैसे ही मास्टर सू को पता चला ना कि आप खतरे में हो तो ये तो बिल्कुल परेशान हो गए और दौड़ते हुए आपकी तरफ जाने लगे। जब तक हम लोग उस फैक्ट्री के पास में पहुंचे ना तब तक तो इन्होंने पूरी की पूरी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सिस्टर इन लो आज तो बता सूचैन ने आपको बचाने के लिए ना बहुत ही मेहनत करी है, आपको तो इनके फेवर का ना पेबैक करना होगा। सूचैन बोल रहा होता है रोजी ये तो बकवास कर रहा है, तुम अपना ख्याल रखो बस इतना काफी है। अभी रोजी खुश हो ही रही होती है तभी उसके चेस्ट के अंदर बहुत ही खतरनाक पेन फील होता है। रोजी बोल रही होती है ऐसा लग रहा है कोई मेरे हार्ट को क्रश कर रहा है। रोजी की मॉम बोल रही होती है सूचना कि तुमने क्या कर दिया, आखिर रोजी को पेन क्यों फील हो रहा है। मैंग जियांग भी बोल रहे होते हैं सूचन देखो ना क्या हुआ। सूचैन बोल रहा होता है गैनपा की तरह ही ना रोजी को भी पॉइजन दिया गया है। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या पॉइजन। सूचैन बोल रहा होता है कोई ऐसा वैसा पॉइजन नहीं बल्कि 50 तरीकों को मिला के बनाया गया एक स्पेशल पॉइजन। मैंने रोजी के अंदर के पॉइजन के इफेक्ट को ठीक कर दिया है, पर क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर वो पॉइजन गया था इसी वजह से इसको कभी कभी चेस्ट पेन होगा और कभी कभी खून भी निकलेगा। ये सब कुछ पॉइजन के लेने के आफ्टर इफेक्ट्स है और अगर कुछ दिनों के अंदर सही इलाज नहीं मिला ना
तो कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। सुचैन सोच रहा होते तो काफी अच्छी बात है कि रोजी के पास में ना मेरा वो सेंट था जिसकी वजह से काफी हद तक पोजन के इफेक्ट को उसी ने कम कर दिया। एंटीडोट मैंने दे तो दिया है लेकिन वो धीरे धीरे काम करेगा। लगता है कि रोजी को ठीक करने के लिए मेरे को ना कुछ और हर्ब्स की जरूरत है। ग्रैंडपा बोल रहे होते सुचैन अब हमें क्या करना चाहिए? पक्का है तुम्हारे पास में कोई ना कोई अच्छा आइडिया तो होगा ही। सुचैन बोल रहा होता है ग्रैंडपा टेंशन मत लो, रोजी बीमार है लेकिन ज्यादा नहीं। अगर इसको कम्प्लीटली क्योर करना है तो हम लोगों को ना कुछ मेडिसिनल हर्ब की जरूरत पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी डॉक्टर लियो बाकी सारे लोगों को बोला है वो सारे हर्ब्स को ढूंढने के लिए, पर मेरे को लगता है कि तियानसू सिटी में ना वो सब कुछ मिलना पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही है जहाँ पे वो हर्ब्स मिल सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैपिटल जाके ना खुद पर्सनली वो हर्ब ढूंढ के लेके आऊँ, तब जाके रोजी ठीक हो पाएगी। और अब मेरे को लगता है कि मैंने मैंग फैमिली के सारी दिक्कतों को सॉल्व कर दिया है, तो वक्त आ चुका है अपना रिवेंज कंप्लीट करने का। वैसे भी सॉन्ग में इनके सारी हेल्प करने वाले ली फैमिली वाले थे, उन लोगों को सबक सिखाना अभी तक बाकी रह गया। ली फैमिली को सबक नहीं सिखाया तो पूरा रिवेंज कंप्लीट थोड़ी ना होगा। हुदा और तियानफेंग सोच रहे होते सच में हम लोगों ने डॉक्टर सू को ना इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। ग्रैंडपा बोल रहे होते अगर तुम कैपिटल जा रहे हो तो अपने साथ में रोजी को भी लेके जाओ। तुम लोगों की शादी को ना बहुत ही कम टाइम हुआ है, इसी वजह से अलग अलग रहना बिल्कुल भी सही रहेगा। और वैसे भी अभी जो रोजी की कंडीशन है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, नॉर्मल डॉक्टर्स ना उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। अगर वो तुम्हारे साथ में रहेगी ना तो मेरे को लगा कि वो सेफ है। इस ट्रिप को ना तुम अपना हनीमून मान लो। रोजी सोच रही होती है आखिर ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं। आगे हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। रोजी बोल रही होती है सुचैन मैं तुम्हें ना एक चीज क्लियरली बता दूं, हम यहाँ पे ना उस काम के लिए नहीं आए जो कि ग्रैंडपा ने बोला था। असल में अब ड्रीम ग्रुप को ना अपनी जड़ें फैलानी है, इसी वजह से मैं सोची थी कि एक ब्रांच ना कैपिटल में भी खोल दूं। इसी काम के लिए ना मैं मेनली यहाँ पे आई हूँ। सुचैन बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैंने ग्रैंडपा की बातों को ना इतना सीरियसली नहीं लिया। वैसे भी हमारे पास में इन सब के लिए टाइम कहाँ है, दिन भर तो हमारे पास में बहुत सारा काम है। अभी जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में जाके मेरे को हाउस भी ढूंढने हैं। वही कमरे को देखते हुए रोही सोच रही होती है आखिर सेक्रेटरी लू ने ये क्या बुक कर दिया। सुचैन बोल रहा होता है मेरे को तो सेक्रेटरी लू देखने में लगती थी ना कि वो बहुत ही साई सी लड़की है, उनका टेस्ट इतना अलग होगा ये मेरे को पता नहीं था। वैसे ये बेड ना बहुत ही कंफर्टेबल है, यहाँ पे सोने में बड़ा ही मजा आएगा। माउंटेन्स पे ना मैंने कभी भी इतना अच्छा बेड नहीं देखा था। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ग्रैंडपा को जिन्होंने सेक्रेटरी लू को कॉल किया होता है। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं ल्यू तुमने वो काम कर दिया ना जो कि मैंने तुम्हें करने के लिए बोला था। सेक्रेटरी बोल रही होती है हाँ ग्रैंडपा मैंने सारा काम कर दिया है, आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैंने पूरी सिटी का सबसे बेस्ट होटल और सबसे बेस्ट कमरा बुक किया है, जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसा। खुश होते हुए ग्रैंडपा बोल रहे होते ठीक है तुम आज रात को डिनर पे आना, तुमने बहुत अच्छा काम किया है मेरी बच्ची। फिर जो ग्रैंडपा होते हैं वो खुशी में गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंगजियांग बोल रहा होता है डैड ऐसा भी क्या हुआ जो कि आज आप सुबह सुबह इतने खुश लग रहे हो। ग्रैंडपा बोल रहे होते खुश तो होऊंगा ही ना, अब हमारी फैमिली में ना जल्दी छोटा सुचैन आने वाला है। मैंगजियांग सोच रहा होता है आखिर डैड सुबह सुबह ये क्या बोल रहे हैं, सुचैन तो बड़ा हो चुका है तो फिर आखिर वो फिर छोटा कैसे होगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सुचैन को जो कि बोल रहा होता है कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना, ये बहुत ही कंफर्टेबल बेड है, एक बार बैठ के देखो, पक्का है तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। शर्माते हुए रोजी बोल रही होती है मैं थक गई हूँ तो मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। साथ ही वो बाथरूम में आते हुए सोच रही होती है आखिर अब मैं क्या करूँ, क्या सच में मुझे यहाँ रहना होगा। वैसे अगर देखा है तो मैं सुचैन को ना अपना हस्बैंड मानती हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ना मेरे को बहुत ही नर्वसनेस फील हो रही है। जैसे ही रोजी नहा के बाहर निकलते तो सुचैन ऑलरेडी सो गया होता है। रोजी सोच रही होती है सच में ये ग्लास ना पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, पर चलो अच्छी बात है कि सुचैन सो गया। मैं उस टाइम पे इतनी नर्वस हो गई थी कि मैं बिना कपड़े के ही अंदर आ गई। वैसे अगर देखा तो सुचैन सो चुका है तो मैं बाहर जाके कपड़े लेके आ सकती हूँ। फिर जो रोजी होती है वो बाहर आते हुए अपने कपड़े ढूंढने लगती है, पर अंदर उसे कपड़े नहीं बल्कि कुछ अजीब से ही कपड़े पड़े होते हैं। रोजी सोच रही होती है आखिर ये कौन से कपड़े हैं, मेरे असली कपड़े कहाँ है। उसे याद आ रहा होता है कि सेक्रेटरी ने बोला था कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो बॉस, मैंने आपके सारे कपड़े इस तरीके से पैक कर दिए, आप बस अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना। रोजी सोच रही होती है तो फिर ये सब कुछ सेक्रेटरी लू ने किया है, मेरे पास में यहाँ पे ले दे के पहनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्विम सूट है और कुछ भी नहीं। मेरा पुराना वाला कोट अभी गंदा हो चुका है, बिना धुले में उसको पहन नहीं सकती। अच्छा हुआ सुचैन सो गया वरना पता नहीं अभी मैं क्या करती। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखती तो सुचैन उसको ही देख रहा होता है। चिल्लाते हुए रोजी बोल रही होती है तुम कब जाग गए। सुचैन बोल रहा होता है मैं तो तभी जाग गया था जब तुम नहा के बाहर निकली थी। सुचैन सोच रहा होता है वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मैं तो सोया ही नहीं था, मैं तो बस आँख बंद करके लेटा हुआ था। रोजी बोल रही होती है मैं अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ, तुम अपना मुंह धर करो। पीछे मुड़ते हुए सुचैन बोल रहा होता है वैसे जो पिंक वाली ड्रेस थी ना तुम उसको पहन सकते हो, बहुत अच्छा था। रोजी बोल रही होती है मैंने मुड़ने के लिए मना किया था ना। आगे हम देखते रोजी और सुचैन बाहर आगे होते हैं। रोजी ने वो कपड़े पहन रखे होते जो कि सुचैन हाथों हाथ जाके मॉल से लेके आया था। सुचैन बोल रहा होता है वैसे मेरे को लगा था ना कि तुम तो बहुत ही वीक हो, पर तुम्हारे हाथ में तो अच्छा खासा दम है, मेरे गाल ना अभी तक लाल है, आखिर तुम कुछ बोल क्यों रही, क्या तुम अभी तक गुस्सा हो।
तुम्हारी पावर देखने के बाद में पता लगा कि तुम्हारी रिकवरी ना बहुत ही फास्ट हो रही है। तभी रुकते हुए रोजी बोल रही होती है, सूजन आखिर हम इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए हैं? और अगर सच कहूँ तो ये जगह मेरे को बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही। यहाँ के लोग ना बड़े ही डेंजरस लग रहे हैं। सूजन बोल रहा होता है, ब्लैक मार्केट के लोग तो खतरनाक होंगे ही ना। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए ऐसे ही लोग आते हैं, अच्छे लोग नहीं आते। रोजी बोल रही होती है, क्या ब्लैक मार्केट? पर आखिर तुम मेरे को ब्लैक मार्केट में लेके क्यों आए? सूजन बोल रहा होता है, क्योंकि वो चीजें जो कि रेगुलर मार्केट में नहीं मिलती ना, वो ब्लैक मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे पैसा हो तुम कुछ भी खरीद सकती हो, जैसे कि वेपन्स, ट्रेजर्स और कुछ एविल चीजें जो कि रेगुलर मार्केट में मिलना इम्पॉसिबल है। कुछ लोगों से बात करने के बाद नहीं पता चला ना कि रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये मार्केट खुला रहता है। इसी वजह से हम लोग इतनी रात को यहाँ पे आए हैं। मेरे को उम्मीद है कि यहाँ पे वो चीजें मिल सकती है जो कि तुम्हारे एंटीडोट में काम आए। वैसे मुझे फॉलो करना, इधर उधर मत भटकना, क्योंकि ये जगह ना बहुत ही खतरनाक है। कहाँ से खतरा आ जाए पता नहीं चलेगा। तभी सूजन का हाथ पकड़ते हुए रोजी बोल रही होती है, तुम्हें ने कहा ना कि दूर मत जाना, और वैसे ही मुझे ना काफी डर लग रहा है। फिर वो लोग वॉक करते करते मार्केट के काफी अंदर आगे होते हैं। साइड में खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है, मेरे पास में है कुछ एंशिएंट आर्टिफैक्ट, पक्का से आप लोग को बहुत ही पसंद आएंगे। तभी एक ब्रेसलेट के ऊपर सूजन की नजर पड़ती है। सूजन बोल रहा होता है, इस ब्रेसलेट की कीमत क्या होगी? शॉपकीपर बोल रहा होता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लाख युआन। 2 लाख से कम में मैं इसको नहीं बेच सकता। शॉक्ड होते हुए रोही सोच रही होती है, क्या एक पुराने से ब्रेसलेट का 2 लाख? और सूजन ने कोई बार्गेनिंग भी नहीं करी, वो इसको ऐसे ही खरीद रहा है। सूजन बोल रहा होता है, पेमेंट कर दी मैंने। शॉपकीपर बोल रहा होता है, क्या आप कुछ और भी लेना चाहोगे? सूजन बोल रहा होता है, हाँ ये 2 बोन्स भी दे दो। शॉपकीपर बोल रहा होता है, इनके सिर्फ 5 लाख हुए। सब कुछ खरीदने के बाद में सूजन बोल रहा होता है, रोजी अपना हाथ लाओ। रोजी बोल रही होती है, क्या तुम इस बेकार सी चीज को मेरे हाथ में बांधने वाले हो? सूजन बोल रहा होता है, ये ना सिर्फ और सिर्फ दिखने में ही बेकार है, लेकिन इनके इफेक्ट्स ना बहुत ही कमाल के हैं। इसे अपने पास में रखो, ये तुम्हें सेफ रखेगा। रोही सोच रही होती है, सूजन है, मैं फालतू में पैसे वेस्ट कर रहा है, ये बंदा इसको लूट रहा है और कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पे आते हुए ग्रैंडमा बोल रही होती है, बच्चे तुम तो बहुत ही लकी हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे तुम्हारे हस्बैंड है ना तुम्हें कितनी कमाल की चीज दी है। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।